दोस्तों वर्ल्ड क्रिकेट अगर एक कॉलेज होता, ऐसा फर्ज कीजिए, सोचिए अगर वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो एक कॉलेज होता और टीम्स वहां के स्टूडेंट से बनी होती तो भारत वहां का दादा होता। वो वाला स्टूडेंट होता है ना जिसके पापा ट्रस्टी होते हैं कॉलेज की मेन बॉडी के, उसकी हर बात माननी पड़ती है। तो भारतीय टीम के फादर यानी कि बीसीसीआई भी वो ही ट्रस्टी हैं जिनसे आईसीसी की कमाई होती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में जितना भी क्रिकेट खेला जाता है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसकी जो भी कमाई होती है उसका एक बड़ा हिस्सा भारत के दर्शकों की वजह से आईसीसी को मिलता है। और आईसीसी में भी जो रेवेन्यू आता है उसका सबसे बड़ा चंक बीसीसीआई ले लेता है। बीसीसीआई का हक होता है उसके ऊपर। देखिए, भारत में कोई भी ऐसा गांव शहर नहीं जहां क्रिकेट टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट ना होता हो, उसके पसंद करने वाले लोग ना रहते हो। भैया हमारे देश में तो जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, उनको सेलिब्रिटी लेवल का एकदम प्यार स्नेह मिलता है, मानो फिल्म स्टार हो या कुछ और हो, एकदम उस लेवल का उनको मिलता है स्नेह और प्यार और फैंडम और क्रेजीनेस। हमारे देश में तो दूसरे देश के क्रिकेटर्स को भी काफी ज्यादा वाहवाही मिलती है दोस्तों। तो इसी चक्कर में हम ये कह रहे हैं कि आईसीसी के ऊपर जो दबदबा है भारत का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर जो बीसीसीआई का दबदबा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत के क्रिकेट लवर दर्शक। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे भारत राज करता है दुनिया भर की क्रिकेट पर और कितना पावरफुल है और कैसे बना इतना पावरफुल, कितना कमाता है बीसीसीआई। ये जान के आपकी होश उड़ जाएंगे कितना दखल रखता है बीसीसीआई। चाहे तो किसी भी देश के क्रिकेट काउंसिल की ऐसी तैसी कर सकता है दोस्तों। ये वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप क्रिकेट को कहीं से भी पसंद करते हैं। सन 2016 में आईसीसी के एनुअल रेवेन्यू में यानी उनकी साल भर की कमाई में भारत का शेयर 30% था। तब भी भारत का ही शेयर सबसे ज्यादा था। उसके बाद इंग्लैंड का 12% शेयर था, जहां से क्रिकेट उपजा इंग्लैंड का। यानी आईसीसी की कमाई में भारत का योगदान 30% था। और आज 2022 में आईसीसी के एनुअल रेवेन्यू में भारत का शेयर 80% है। आप समझ रहे हैं ना, आईसीसी भारत चला रही है 2022 में और कोई दूसरा देश भारत के आसपास तक नहीं है। इसलिए भारत का दबदबा पूरी दुनिया के क्रिकेट पर कायम हो चुका है। आईसीसी का गठन इंग्लैंड में सन 1909 में हुआ था, इंपीरिया क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में। 1965 में इसका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रखा गया और 1987 में से बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो विश्व में क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करती है और गवर्न भी करती है। ये ही वर्ल्ड कप, T20, विमेन वर्ल्ड कप और जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं सबको ऑर्गेनाइज करती है और गवर्न भी करती है। किसी भी देश में जो क्रिकेट इवेंट होते हैं उनके लिए फंड भी आईसीसी ही प्रोवाइड करती है। इसके टोटल 105 मेंबर नेशंस, 105 कंट्रीज आईसीसी के अंदर काम करती हैं, समझ लीजिए, जिनमें से 12 देश जो हैं वो फुल मेंबर्स हैं जो टेस्ट मैच खेलते हैं और 94 एसोसिएट मेंबर्स हैं। फिलहाल इसका हेड ऑफिस इंग्लैंड से दुबई में शिफ्ट हो चुका है आईसीसी का। दूसरी तरफ बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को ऑर्गेनाइज और गवर्न करने वाली नेशनल बॉडी है। बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो भारत के क्रिकेट को कंट्रोल करती है। इसका गठन सन 1928 में हुआ था। दोस्तों, आईसीसी की इनकम होती है वर्ल्ड कप इवेंट से या बाकी जितने इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उनसे। जब दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो जो आईसीसी टूर्नामेंट कराती है उससे स्पॉन्सरशिप खरीदती है, इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में भी पैसा लगाती है और इसके अलावा मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को सेल करना भी आईसीसी का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है। अगर कोई चैनल क्रिकेट इवेंट को ब्रॉडकास्ट करना चाहता है तो उसे आईसीसी से राइट्स खरीदने पड़ेंगे। साथ ही अगर इन इवेंट्स में कोई कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट करना चाहती है, वहां से आईसीसी की इनकम होती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत से 80% इनकम कैसे कर लेता है आईसीसीआई। चलिए देखते हैं। दोस्तों, भारत में क्रिकेट लोगों की जान है, साथ ही भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है बाकी देशों के मुकाबले। भारत में सबसे पहले क्रिकेट ही टीवी पर ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ था। अब तो कबड्डी, टेनिस और फुटबॉल, बहुत सारे गेम्स टीवी पर दिखाए जाते हैं, मगर क्रिकेट लोगों के लिए एक इमोशन है। भारत में यहाँ हर घर में क्रिकेट देखा जाता है, इसलिए आईसीसी भारत में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर आईसीसी को सबसे ज्यादा फायदा होता है। तभी तो आईसीसी के टोटल टेलीविजन मार्केट शेयर का भी 75% इंडिया ही कवर करता है। भारत 2016 के बाद से लगातार मैक्सिमम व्यूअरशिप दर्ज कराता रहा है। इसी के साथ भारत में बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देना चाहती है, यहाँ कस्टमर गेन करना चाहती है। अब दुनिया भर की कंपनियां भारत में दिलचस्पी ज्यादा लेने लगी हैं, इसलिए इंडिया के रेफरेंस में जो स्पॉन्सरशिप की जाती है वो पहले से बहुत ज्यादा भी है, क्योंकि भारत में जो क्रिकेट लवर्स और क्रिकेट व्यूअर्स हैं उसमें यंग अडल्ट्स की परसेंटेज बहुत ज्यादा है दोस्तों। इसीलिए कॉर्पोरेट ब्रांड्स भारत को मार्केटिंग के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन मान रही हैं। तभी तो सन 2016 में भारत का आईसीसी के रेवेन्यू में 30% शेयर था और जो अब 80% है। आपने देखा होगा क्रिकेटर्स की यूनिफॉर्म पर बहुत सारी कंपनीज के टैग लगे होते हैं, किसी के छोटे किसी के बड़े, बहुत छोटे छोटे टैग्स भी होते हैं। ये एडवर्टीजमेंट ही है, ये कंपनीज इवेंट को स्पॉन्सर करती हैं। दोस्तों, ऐसी कंट्रीज जो दुनिया भर में ज्यादातर क्षेत्रों में बहुत आगे हैं वो क्रिकेट में अभी भारत से बहुत पीछे हैं, जैसे चाइना और जापान।
चाइना को अपने देश के प्लेयर्स को और अपनी टीम को क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए इंडिया से मदद मांगनी पड़ती है। जापान में तो क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए प्लानिंग तक करनी पड़ती है, स्कीम्स निकालनी पड़ती है। भारत में कभी ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बल्कि दुनिया भर में जितनी भी टीमें हैं उनमें से अगर किसी के पास फंड्स की कमी हो जाए या ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़े तो उस टीम को वो फंड्स जनरेट करने के लिए इंडिया के साथ मैच खेलना पड़ता है, कोई क्रिकेट इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। और आईसीसीआई तो कभी भारत को मना कर ही नहीं सकता। मना करना तो दूर की बात, बल्कि आईसीसी को तो कई बार बीसीसीआई के आगे झुकना भी पड़ा है। इसके लिए सबसे पॉपुलर इशू रहा है डीआरएस वाला रूल, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, जिसे आईसीसी ने 2008 में इंट्रोड्यूस किया था। ये एक ऐसा मैंडेटरी रूल था जिसके अकॉर्डिंग अगर क्रिकेट के दौरान लिया गया कोई डिसीजन गलत लगता है तो तभी के तभी उसे रिव्यू किया जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ टीम्स इसके पक्ष में थी, लेकिन भारत ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया। तब आईसीसी को झुकना पड़ा और डीआरएस को नॉन मैंडेटरी डिक्लेयर कर दिया गया, यानी टीम्स की मर्जी है कि वो अपने मैच में इस रूल को फॉलो करना चाहती है नहीं। ऐसे ही 2011 में अंपायर डेरिल हार्पर इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच चल रहे मैच में कई इनकरेक्ट डिसीजंस लिए थे। बीसीसीआई ने इसके लिए आईसीसी से शिकायत की और डेरिल को अंपायर के पद से हटा दिया गया। अगर कोई और देश होता तो आईसीसी कभी नहीं करता, उसका ईगो बड़ा होता। ऐसे ही सन 2008 में भी अंपायर स्टीव बकनर ने एक मैच के दौरान इंडिया के लिए कई इनकरेक्ट डिसीजन लिए। फिर बीसीसीआई की शिकायत पर उन्हें भी अंपायर के पद से हटा दिया गया। दोस्तों, वैसे तो बीसीसीआई ने साफ कर दिया कि स्पोर्ट्स के मामले में वो किसी कंट्री के साथ अपने नेशनल इश्यूज की वजह से भेदभाव नहीं करेंगे या उसे नीचे गिराने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान को क्रिकेट के लिए आईसीसी से जो फंडिंग मिलती है उसे भी पूरी तरह खत्म करने का मादा रखता है। पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया से खदेड़ कर बाहर भी निकाल सकता है, क्योंकि भारत पूरे विश्व के क्रिकेट को कंट्रोल करता है। दोस्तों, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं। आपको एक बात जरूर हैरान कर सकती है कि आईसीसी की एवरेज कमाई अगर $2.5 बिलियन है, यानी कि 16,200 करोड़ रुपए सालाना, तो बीसीसीआई की एवरेज कमाई $2 बिलियन है। जबकि आईसीसी एक इंटरनेशनल बॉडी है और बीसीसीआई एक नेशनल लेवल की बॉडी है। फिर भी बीसीसीआई की कमाई आईसीसी के लगभग बराबर ही है। दोस्तों, इतना होने के बाद भी भारत में क्रिकेट का स्तर उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया जहां पर उसे होना चाहिए। क्रिकेट की पोजीशन बीसीसीआई की वजह से है या क्या बोले, उसको कुछ कह नहीं सकते, लेकिन सरकार क्रिकेट को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रही है। देती भी है तो दिक्कत क्या होती है, करप्शन के चलते अच्छे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाता। अभी संजू सैमसन का जो केस हुआ था, आपने शायद वो जरूर देखा होगा। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका नहीं मिल पाता, जिनके अंदर काबिलियत होती है, जिन्हें तैयार होने के लिए टीम में मौका नहीं मिल पाता। उसके चलते उनका करियर समाप्त हो जाता है और भारत से एक बेहतरीन क्रिकेट सितारा छूट जाता है। कई केसेस हो चुके हैं करप्शन के। वैसे क्या आप भी क्रिकेट के क्रेजी फैन हैं? क्या आपको भी भारत के इस दबदबे पर गर्व महसूस होता है? और दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, क्या उसे और पारदर्शी होने की जरूरत है? क्या सही लोगों को मौका मिले, इसके लिए कुछ और प्रिपरेशन करने की जरूरत है ग्रास रूट लेवल पे? ऐसा कुछ और नहीं किया जा सकता जिससे बेहतर तरीके की ट्रेनिंग एकदम ग्रास रूट लेवल पर मिले? जबकि बीसीसीआई इतनी बड़ी बॉडी है, आईसीसीआई के बराबर की बॉडी है, तो क्या हमें बेहतर पिचेस, बेहतर होम ग्राउंड्स नहीं मिल सकते भारत के कस्बों में, टियर 2, टियर 3 सिटीज में, ताकि वहां के लड़के बाहर निकले, अपनी प्रतिभा दिखाएं और नेशनल लेवल पर परफॉर्म करके भारत को नंबर 1 क्रिकेटिंग नेशंस में आगे ले आए? क्या ऐसा नहीं किया जा सकता? क्या आपको लगता है कि जो भी बीसीसीआई ने आज तक किया है, क्या वो 100% ओके है या उसमें कोई कमी रह गई? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस सवाल का जवाब हमें आपसे ही नहीं, आपके दोस्तों से चाहिए, आपके मित्रगणों से भी चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।